हेलो स्टूडेंट। आज मैं हिंदी के एग्जाम जो 22 फरवरी को होने वाला है उसके लिए मैं कुछ सवाल सेलेक्ट किया हूँ। कुछ नहीं, बहुत सारे सवाल हैं जो एग्जाम में संभावित प्रश्न में आ सकते हैं। ठीक है, मैंने एक संभावना व्यक्त किया है और अपनी बुद्धि और तर्क से कुछ क्वेश्चन सेट किया है। वह सब्जेक्टिव है और भाषा का है। जैसे आप लोग कहानी जानते हैं ना, उसी कहानी से मैंने कुछ सवाल सेलेक्ट किया हूँ। और ये पार्ट 1 है, इसके पार्ट 2 में भी बनाऊंगा कविता का। ठीक है, तो आप उसको देखो, ठीक है, और इसको समझो, क्योंकि जब ये सवाल आप पूरे के पूरे समझ लोगे, हर चैप्टर का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ आज। हर चैप्टर से मैं सवाल लूंगा और उसमें जो सवाल होंगे वही सवाल या फिर उस चैप्टर से सवाल कोई भी है, आप उसी के आधार पे जोड़ के लिख दोगे। ठीक है, तो सवाल मैं शुरू करता हूँ। उससे पहले मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप रेगुलर हैं तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। सपोर्ट करिए बाबू, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। या एग्जाम तो खत्म हो रहे हैं 10th के, आने वाले समय में आपके लिए मैं पॉलिटेक्निक्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ अवेलेबल कराऊंगा। पैरामेडिकल के लिए भी आपके बहुत सारे सपोर्ट करूंगा। मैं पैरामेडिकल के लिए भी वीडियो पर बनाऊंगा। सो बाबू आप सपोर्ट करो, ठीक है। आओ देखते हैं। सवाल है पहला मैं सवाल लेता हूं श्रम विभाजन से। ठीक है, श्रम विभाजन में जो सवाल है, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। सवाल है, ये पूछा हुआ सवाल है बाबू कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। आपके किताब में होंगे लेखक किस विडंबना की बात करता है। ठीक है, सवाल आपके किताब में होंगे लेखक किस विडंबना की बात करता है। और यहाँ बोर्ड ने आपसे सवाल पूछा है कि भीमराव अंबेडकर, यानी कि लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ये भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि भीमराव अंबेडकर जो हैं वह इनका श्रम विभाजन के लेखक हैं और इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना है। चलिए, तो किस विडंबना की बात करते हैं इसके बारे में मैं देख लेता हूं। तो भीमराव अंबेडकर का मानना है कि आधुनिक सभ्य समाज में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि इस आधुनिक सभ्य समाज में, जो हम लोग जिस समाज में रहते, उस सभ्य समाज में आज भी जाति प्रथा को मानने वालों की कमी नहीं है। ठीक है, इसके पोषक श्रम विभाजन के आधार पर जाति प्रथा को मानते हैं। श्रम विभाजन के आधार पर, कहने का मतलब श्रम विभाग काम के आधार पर जाति को बांटा गया है। बात तो सही है कि काम के आधार पर जाति प्रथा को बांटा गया, लेकिन ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि ये हमें एक निश्चित पेशा और एक निश्चित वर्ग में बांट देता है। इसीलिए भीमराव अंबेडकर लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा का दूसरा रूप है, श्रम विभाजन का दूसरा रूप है जाति प्रथा। ठीक है, तो इसलिए यह हो जाएंगे कि आधुनिक सभ्य समाज के लिए यह विडंबना की बात है। आधुनिक सभ्य समाज के लिए, जिसमें आज हम पेशा को, किसी भी पेशा को चुनने के लिए चुन सकते हैं, फिर भी आज भी हम जाति प्रथा को मान रहे हैं, ये विडंबना से कम नहीं है। दूसरा सवाल लेते हैं बाबू। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। ठीक है, तो लेखक ने यहाँ पे देखिए, लेखक ने कहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किस विडंबना के मतलब किन विशेषताओं का बात किया है। तो भीमराव, यहाँ पे आप लिखिएगा कि लेखक के अनुसार श्रम विभाजन और जाति प्रथा के निबंध में जाति प्रथा के आधार पर उन्होंने बताया कि अगर हमारे देश में लोकतंत्र के सामूहिक जीवनचर्या और रीति रिवाज को सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान करे तथा एक अनुभव दूसरे के अनुभव से शेयर करे तथा एक सूचना को सूचना को तक दूसरे इंसान तक पहुंचाया जाए और भाईचारा का संबंध बनाया जाए तथा एक दूसरे से जुड़ कर रहा जाए। ठीक है, जैसे दूध पानी के साथ मिलते समय, दूध जब पानी में मिल जाता है तो वह किसी प्रकार के भेदभाव नहीं होते। छोटी नदियां जब बड़े नदियों में मिलता है तो वो किसी तरह के भेदभाव नहीं हो सकता। उसी तरह से मनुष्य इस लोकतंत्र में
एक दूसरे से मिलकर रहे तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू, जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। नेक्स्ट सवाल है बाबू कि जातिवाद के पोषक किसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के भीमराव अम्बेडकर के अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं लेखक के अनुसार, श्रम विभाजन जाति प्रथा में जातिवाद के पोषक कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना है। कार्य कुशलता के लिए यानी कि देखिए, हमें जब भी जाति प्रथा जैसे बांटा गया, तो जाति प्रथा को जो बांटा गया तो उस स्थिति में हमने क्या देखा कि एक आदमी को इस काम में निपुणता आए तो उसी काम के लिए उसको चुना गया। ठीक है, कि ये काम ही अच्छा ढंग से कर सकता है। ठीक है, तो उससे के हुआ क्या कि वो इंसान के अंदर वो काम का हुनर डेवलप हो गया, तो काम को अकॉर्डिंग अपने हुलिया भी बना डाला। तो लोगों ने उससे मतलब दूरियां बनाना शुरू कर दिया कि गंदी स्थिति है इसकी, ये है वो करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक वर्ग का निर्माण हो गया, उसमें जुड़ने वाले, उस काम में जुड़ने वाले सारे इंसान एक वर्ग के अंदर आ गया और उस वर्ग ने जाति प्रथा का निर्माण कर दिया। तो जाति कार्य कुशलता के लिए जाति प्रथा को आवश्यक माना, जबकि जाति प्रथा ऊंच नीच के विभाजन कर देती है और इससे क्या होता है कि उस इंसान को उसी के पेशा के अनुरूप बांध देता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने एक तर्क दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू। नेक्स्ट सवाल है कि अब आ जाइए विष के दांत से। विष के दांत का लेखक ललित विलोचन शर्मा जी हैं। इन्होंने खोखा नामक एक, ललित विलोचन शर्मा ने एक सेन साहब के जो लिखे हैं विष के दांत, इसमें एक सेन साहब होते हैं, सेन साहब के पुत्र होते हैं, सेन साहब ने पुत्र होते हैं, 5 पुत्रियां होती है। ठीक है, रजनी, आलो, शेफाली और ठीक है, इस तरह से उनके 5 पुत्री होता है। और उन्होंने मतलब अमीरी गरीबी का जो भेदभाव उन्होंने रखा, इन सारी चीजों पे लेखक ने बात की है। तो उसका हम पहला सवाल लेते हैं कि विष के दांत कहानी का नायक कौन है, तर्क से के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा ललित विलोचन शर्मा के अनुसार विष के दांत के नायक कासू का होना चाहिए था। कासू जो खोखा का है, ठीक है, कासू जो खोखा है, विष के दांत का नायक कौन होना चाहिए था, खोखा होना चाहिए या कासू होना चाहिए। लेकिन इसका नायक मदन है। मतलब इस कहानी का मेन नायक कौन है, मदन है। मदन ने ही कासू के विष के 2-2 दांत तोड़ दिए। ठीक है, विष के 2-2 दांत तोड़ दिए। अमीरी गरीबी में के परवाह नहीं था। मदन को अमीरी गरीबी का परवाह नहीं था। उस पट्टा भिड़ गया और उस कहानी का नायक बन गया। ठीक है, नायक वह होता है जो कहानी के उस इर्द गिर्द घूमता है। मैंने यहाँ सच पूरा बात सुनिए बाबू की, इसमें क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। कहानी का मेन नायक कौन है, मदन है। क्यों, क्योंकि ये कहानी खोखा के इर्द गिर्द कहानी घूम ही रहा है, लेकिन उसने अमीरी गरीबी के परवाह किए बिना, देखो गुंडे भी होते हैं, किसी फिल्म में गुंडा होता है, कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन एक ऐसा इंसान आता है जो उसके परवाह किए बिना उसको पूरी की पूरी तोड़ के रख देता है और उसकी नेवे हिला देती है, वही हीरो कहलाता है। अर्थात नायक कौन है इस कहानी का, मदन है, क्योंकि खोखा को विष के 2-2 दांत तोड़ता है और उसके बदतमीजी करने पे ड्राइवर से भी लड़ जाता है, इसलिए कहानी का मेन नायक कौन है, खोखा, मदन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहे खोखा किन मामलों में अपवाद है। तो खोखा किन मामलों में अपवाद है लिखिएगा, देखिएगा बाबू, खोखा लिखिएगा कैसे, करना क्या है कि खोखा यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे देखिए बता रहे हैं, खोखा जीवन के हर मामलों में अपवाद है। ठीक है, खोखा का जन्म तब हुआ था, खोखा जीवन के हर मामलों में अपवाद है। खोखा का जन्म तब हुआ था जब सेन दंपति संतान के उम्मीद छोड़ दिए थे। तो खोखा नाउम्मीद पर जन्म हुआ है इसका। ठीक है, इसलिए खोखा को जीवन के नियम का अपवाद के साथ साथ उसको स्वाभाविक रूप से घर के नियम में भी वो अपवाद है। ठीक है, तो आपसे सवाल जब पूछेगा खोखा किन मामलों में अपवाद है, तो कहिएगा कि खोखा जीवन के हर मामलों में अपवाद है। खोखा का जन्म तब हुआ था जब सेन दंपति ने संतान की उम्मीद छोड़ दिया था।
तब जाके खोखा का जन्म हुआ था। खोखा का जन्म हुआ था, इसलिए खोखा जीवन के हर मामलों में अपवाद है। जीवन के हर मामलों में अपवाद है, साथ ही साथ वो घर के नियमों में भी अपवाद है। ठीक है, बस इतना ही इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू, खोखा और ड्राइवर के बीच में विवाद से कहानी क्या बताना चाहता है। तो देखिए, खोखा और ड्राइवर के बीच में जब विवाद होता है तो कहानी ललित विलोचन शर्मा जी यह बताना चाहे हैं कि एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी में अंतर को समझाना चाहे हैं। क्योंकि जब खोखा उस गाड़ी को तोड़ता है, चारों चक्के पंक्चर कर देता है, तो सेन साहब उसको देखकर बोलते हैं कि इंजीनियर बनना चाहता है। बट जब वही मदन गाड़ी को छू देता है तो सेन साहब के ड्राइवर को लगता है कि ये गाड़ी को खखोर देगा, निचोड़ देगा, जिसके कारण उनके गाड़ी में दाग धब्बे आ जाएंगे, इसलिए मदन को उसके ड्राइवर ने मारता है। तो इन दोनों के बीच में अमीरी और गरीबी को दिखाना चाहे हैं लेखक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं बाबू कि यहाँ पे अगर पूछ सकता है कि यहाँ देखिएगा कि मोटर को किससे ज्यादा खतरा था और क्यों। तो मोटर गाड़ी को सबसे ज्यादा खतरा कासू से था, क्योंकि वो गाड़ी के यहीं पीछे पड़ा रहता था। वो क्योंकि उनके सेन साहब का मानना था कि वो इंजीनियर बनना चाहता है, तो वो चक्का को खोल के, नट को खोल के देखना चाहता है चक्का के अंदर में क्या हुआ है। इस चीजों को देखने के लिए वह मतलब गाड़ी के पीछे पड़ा रहता था, इसीलिए गाड़ी को सबसे ज्यादा खतरा किससे था, खोखा से था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू, हमने यहाँ पे नेक्स्ट सवाल एक और तय रखा है, हम भारत से क्या सीखे। कहानी का लेखक है ये मैक्स मुलर साहब। ठीक है, कहानी का लेखक मैक्स मुलर साहब है। कहानी में लिखते हैं सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। तो सच्चे भारत का दर्शन मतलब मैक्स मुलर साहब का कहना है कि सच्चे भारत के का दर्शन आपको कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, मद्रास जैसे जगहों पर नहीं हो सकता है। आपको सच्चे भारत का दर्शन गांव के घरों में होगा। ठीक है, अर्थात भारत माता की आत्मा गांव में बसती है। जनजीवन की सच्चे सौंदर्य आपको गांव में मिल सकता है और आपको सच्चे भारत का दर्शन गांव में ही हो सकता है। इसलिए लेखक ने कहा है कि सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं बाबू। कह रहा है लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है। तो विश्वविख्यात विद्वान मैक्स मुलर ने भारतीय सिविल सेवा हेतु युवाओं को अंग्रेजी अधिकारियों को नया सिकंदर कहा है। सिकंदर प्राचीन इतिहास में एक वीर यूनानी राजा था जो अपने प्रबल पराक्रम, अथक उत्साह एवं अदम्य साहस के लिए जाना जाता था। प्रतीक्षु अधिकारियों के लिए लेखक ने नया सिकंदर कहा है। भारत पर विजय एवं भारत के नई खोज को लिए प्रेरित किया, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को खोजने के लिए लेखक ने कहा कि आपको अगर नए भारत के मतलब नए सिकंदर को निराश होने की जरूरत नहीं है। भारत में अभी भी अपार संभावनाएं हैं हर चीजों की खोजने के लिए और उनपे मतलब जीत हासिल करने के लिए। इसलिए लेखक ने कहा कि नए सिकंदर को अभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। चलिए, कह रहा है कि मतलब समस्त भूमंडल में सर्वदा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा। देखिए, हमारे देश भारत के लिए मैक्स मुलर साहब इस तरह से कहते हैं कि भारत में सब प्रकार की संपदा मिलती है। भारत में प्राकृतिक सुंदरता दर्शनीय है। भारत मानव मस्तिष्क उत्कृष्टता उपलब्ध एवं सर्वश्रेष्ठ साक्षरता करने वाला देश है। मतलब कहने का इनका हुआ कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे कोई सी भी चीज की कमी नहीं है। प्राकृतिक संसाधन से लेके आपके भौतिक सुख के लिए हर तरह के संसाधन अगर आप खोजना चाहते हैं तो भारत में विद्यमान है। ठीक है, जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं पर विचार भारतवासियों को हल प्रस्तुत किया है। ठीक है, कह रहने का मतलब हुआ कि अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या है तो हमारे पास वेद है। ठीक है, रामायण है, चारों वेद हैं जिसमें आपको जीवन के हर समस्या मिल सकती है। गीता हमारे पास है जो हमें दिशा दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हर तरह की चीजें हमारे पास हैं जो भारत में है और कहीं और नहीं आपको मिल सकती हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू। कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है और इनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काट देता है। इस सवाल आपसे अगर पूछता है कि मनुष्य नाखून को बार बार क्यों काटता है,
तो मनुष्य बार नाखून को बार बार इसलिए काटता है क्योंकि वो अपनी पशुता को छुपाना चाहता है। ठीक है, वो मतलब उसके पिछले जमाना का कोई भी चीज अवशेष ना रहे, जिसके लिए वो नाखून को बार बार काटता है। ठीक है, और वो अपनी पशुता को छिपाता है, और मनुष्य के भीतर जो बर्बर युग से अवशेष जो चली आ रही है उसी को वो छुपाना चाहता है, इसीलिए मनुष्य नाखून को बार बार काटता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। अगर पूछता है कि नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ, तो इसके लिए आप जवाब दे सकते हैं कि नाखून बढ़ने की प्रश्न लेखक के उनकी पुत्री के द्वारा उपस्थित हुआ। जब वह नाखून काट रही थी तब वह लेखक से पूछा कि नाखून बार बार क्यों बढ़ जाता है, हर सप्ताह में जब काटता हूं तो फिर भी ये मतलब उपस्थित हो जाता है। ठीक है, अर्थात इनके जो मतलब है और इन्होंने चिंतन करने लगता है, और ये एक प्रकार का निबंध है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून क्यों बढ़ते हैं पे लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक तर्कसंगत है। जब मनुष्य, यहाँ देखो बाबू, जब मनुष्य के पास हथियार नहीं थे, जब मनुष्य जंगली था, इस सवाल को कैसे लिखना है कि लेखक द्वारा नाखून के अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक तर्कसंगत है। तो जब मनुष्य के पास हथियार नहीं था, जब मनुष्य जंगली था, तो अपने शिकार के लिए चीरने और फाड़ने के लिए नाखून का इस्तेमाल करता था। वह इससे नाखून से ही किसी वस्तु को फाड़ता था, नोचता था, या फिर किसी जानवर से अपनी रक्षा भी नाखून से ही करता था। इसीलिए नाखून को हजारी प्रसाद द्विवेदी अस्त्र के रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि आज मुझे नाखून की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नाखून को काट देता हूँ। क्यों? क्योंकि आज हमने बहुत बड़े बड़े मिसाइल्स बना लिए हैं, बहुत बड़े बड़े चीजें हमारे लिए हैं, हमारे पास तोप, गोली, बंदूक, बारूद, यहाँ तक तो राफेल भी हमने बना लिया है। इसलिए हम लोग ये नाखून को अब रखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो अब लेखक ने अस्त्र के रूप में क्यों देखा आपने समझ लिया बाबू। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल है बाबू, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। ठीक है, आज देखो, आज जब मैं बर्बर युग से आज आधुनिक युग में जब आया हूं, तो हमारे पास मारने और मरने के लिए क्या नहीं है। हमने मारने और मरने के लिए सब कुछ बना के रखा है, परमाणु बम है, जो भी ऐसे ऐसे एटम्स है, ऐसे ऐसे मिसाइल्स बना के रखे हैं। पूरी विश्व, अगर एक युद्ध होती है तो पूरी विश्व एक दिन में खत्म हो सकता है, पल भर में खत्म हो सकता है बाबू। ठीक है, तो आज मनुष्यता की ओर नहीं, पशुता की ओर बढ़ी है। एक गलती की देर है, बस पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी बाबू। जिस समय जब हम पशु थे तो हमारे पास अस्त्र के रूप में केवल नाखून था, जिससे हम केवल छोटी सी मतलब क्या होता है ना, छोटा सा अपना जख्म पहुंचा सकते थे किसी को। लेकिन आज मनुष्य की ऐसी बर्बरता बढ़ गई है कि बात बात पे गोली बंदूक से निकाल देते हैं, है कि नहीं। और अगर आज दो देश एक दूसरे से जूझते हैं और वह भीषण युद्ध होता है, तो आज किसी भी देश को नक्शा पर देखना मुश्किल हो जाएगा बाबू। ठीक है, इसलिए लेखक कहते हैं कि हम मनुष्यता की ओर नहीं, पशुता की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखोगे कि यहाँ देखोगे, नेक्स्ट सवाल ये है कि लेखक ने बूढ़े शब्द का प्रयोग किसके लिए कहा और बूढ़े को गोली मार दी गई। तो यहाँ लिखोगे कि बूढ़े शब्द का प्रयोग लेखक ने महात्मा गांधी के लिए कहा था। बूढ़े ने ये कहा था कि अंदर की ओर देखो, बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर देखो, आंतरिक सुधार करो। अर्थात आज हम जब भी किसी को देखते हैं तो केवल दूसरे को देखकर जज करते हैं, लेकिन अपने अंदर कितनी बुराइयां भरी हुई है इसको कभी ने किसी ने नहीं खंगाला होगा। ठीक है, इसलिए बूढ़े व्यक्ति ने, महात्मा गांधी ने कहा था कि सबसे ज्यादा बाहरी सुधार से ज्यादा अंदर सुधारना जरूरी है। ठीक है, अर्थात बूढ़े के बाद किसी को गलत लग गई और उसको गोली मार दिया। ठीक है, तो नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारी थी, आपने जो सब जाना है। चलिए बाबू, नेक्स्ट सवाल देखोगे, नागरी लिपि गुनाकर मुलेर हैं, इन्होंने लिखा है, नागरी लिपि है। नागरी लिपि में कहते हैं, ये गुनाकर मुलेर नागरी लिपि लिखे हैं, आपने याद रखोगे बाबू। लेखक ने पटना से नागरी का संबंध क्या बताया है। तो सतस्य के उत्तर भारत के एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। यह नगर शब्द की किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है।
पांडवरित नामक एक नाटक के जानकारी से मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते हैं। अतः नागर या नगरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। असंभव नहीं है कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना है। यानी कि मतलब आपने सुना कि पटना को ही प्राचीन नगर में कहा जाता है, इसलिए प्राचीन नागरी लिपि को भारत के मतलब ये जो शब्द हैं नागर शब्द जो उसी से जोड़ के देखा जा रहा है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? भी यही सवाल है, कभी कभी बहुत बार नहीं बहुत बार पूछा जा चुका है। गुर्जर प्रतिहार, तो विद्वानों का मत है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत में आए थे। गुर्जर प्रतिहार कौन था? विद्वानों का मानना है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत में आए थे। ईसा की 8वीं सदी की पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कनौज पर अधिकार कर लिया और महिर भोज महेंद्र पाल आदि इसका प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। आपने सुना, फिर से सुना देता हूँ बाबू। विद्वानों का मत था कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में उन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कनौज पर अधिकार कर लिया। महिर भोज महेंद्र पाल और प्रख्यात प्रतिहार इसके शासक हुए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू। बहादुर। बहादुर का लेखक अमरकांत हैं। बहादुर का लेखक कौन है? अमरकांत हैं। तो बहादुर के लेखक कौन है बाबू? अमरकांत। देखिए, अब पहला सवाल ही मैं ले लेता हूं। पहला सवाल है कि पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो बहादुर एक नेपाली लड़का था जिसका गांव नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर था। वह अपनी गुस्सैली माँ की पिटाई के कारण वह घर छोड़कर भाग गया था। पहली बार दिखे बहादुर अपनी आंखों को बुरी तरह से बहुत ही मटका घुमा रहा था और वह उम्र के 12-13 वर्ष थी। उसकी शरीर गिठना और चौकस था और रंग गोरा था। मुंह चपटा था। सफेद नेकर और आधी बाह के कमीज पहना हुआ था। भूरे रंग का जूता था पहने हुए था और गले में स्काउटों की तरह रुमाल बांधा हुआ था। आप याद किए होंगे, तो आप जैसे सुनोगे आपके दिमाग में बहुत सारा मैं आपको बता रहा हूँ कि जब बहादुर पहली बार दिखता है, बहादुर कहाँ का था? पहले बहादुर नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर उसका घर था। उसकी माँ काफी गुस्सैली प्रवृत्ति की थी, उसको काफी ज्यादा मारती थी, तो जिसके कारण उसने घर छोड़कर भाग गया था। बहादुर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर लेखक को मिलता है। वहां पर उसके लेखक के साले साहब ने उनके सामने ले जाता है। तो जब लेखक ने बहादुर को देख रहा होता है तो बहादुर ने अपने आंख को बुरी तरह से मलका रहा था। गोरा रंग था, गठिल शरीर था, चौड़ा पीठ और स्काउटों की तरह मतलब जो उसका जो था आधी बाह का नेकर आधी बाह के जो नेकर और आधी बाह की सफेद कमीज पहनी हुई थी। ठीक है, और पुराना जूता पहने था और गले में जो रुमाल बांधा हुआ था, जो इसके कारण वो स्काउटों की तरह दिख रहा था। ये पहली बात जब शब्द लिखोगे ये आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं बाबू बहादुर से। बहादुर से सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं भी यहाँ पे सिलेक्ट कर। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर अपने घर से इसलिए भागा था क्योंकि उसकी माँ मतलब उसको मारी थी। पहले इसको ठीक से सुनिए। बहादुर अपने घर से इसलिए भागा था क्योंकि उसने भैंस को काफी ज्यादा थी। बहादुर ने अपने घर से इसलिए भागा क्योंकि उसने भैंस को काफी ज्यादा मारी थी, जिस भैंस से माँ ने काफी ज्यादा प्रेम करती थी। तो माँ थी भैंस। मैं इसको फिर से मैं इसको बता देता हूँ आपको। जब बहादुर भैंस चराने लेके जाता है तो भैंस को बहादुर ने एक डंडे से बहुत ज्यादा पिटाई कर देता है। पास के खेतों में माँ कुछ काम कर रही होती है तो भैंस वहीं भागे भागे चली जाती है। माँ ने भैंस के मार कर देखा, अनुमान लगाया और उतना ही मोटे गोजी उठाकर पिटाई कर दी और उसके कराहते हुए छोड़ दिया। जब बच्चे का मन माँ से फट गया और उसने हांडी से 1.5 रुपया या 2.5 रुपया चुरा कर घर से भाग गया। ठीक है, चलिए बाबू इसने सवाल को देखा। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल देखोगे, कह रहा है चलिए बाबू, बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया? बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया? तो बहादुर देखिए,
लेखक के घर एक नए रिश्तेदार आए थे, जिन्होंने लेखक पर बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था। ठीक है, चोरी का इल्जाम लगा दिया। इस घटना से बहादुर काफी डरा और डर गया था, और उसने अब उसको निर्मला भी मार चुकी थी, किशोर भी मारता था, और उसके घर में दो दो तीन तीन आदमी मारने वाला हो गया था। रात में जब लेखक भी उसको एक ढापा मतलब एक चाटी लगा देते हैं, जिससे वो गिरते गिरते बचता है। लेकिन इस घटना से वो काफी डर चुका रहता है। जब वो रास्ते एक मतलब सिलवट को उठाकर रखता है, तो जिसके कारण सिलवट उसके हाथ से छूट जाता है और वह गिर के टूट जाता है, जिसके कारण वो बहादुर को अब लग जाता था कि अब इसको मतलब मारने वाला तो काफी ज्यादा आदमी हो गया है, जिसके कारण उसको मार काफी ज्यादा पड़ेगी, और इस कारण से लेखक के घर छोड़कर बहादुर भाग जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। ठीक है, बहादुर के चले जाने पर क्यों पछतावा होता है सबको। ठीक है, तो बहादुर देखो बाबू, बहादुर ने अपने कम समय में सभी को दिल जीत लिया था। बहादुर अच्छे और नेक लड़का था। वह सारे काम को बहुत ही अच्छे ढंग से मेंटेन करता था, जिसके कारण मतलब लेखक के घर में सभी कोई सुख सुविधा से रह रहा था, सभी को आराम की जिंदगी गुजर रही थी। निर्मला की भी मतलब तबीयत ठीक हो गया था, किशोर के रोग भी बढ़ गए थे, लेखक का मान बढ़ गया था, उनकी बेटी का मतलब फरमाइशें भी बढ़ गई थी। मतलब सबका काम ढंग से करता था, जिसके कारण लेखक को परिवार को काफी उनसे प्यार मिला थे, बहादुर से प्यार मिला। लेकिन बहादुर भी अपने उस घर को अपना घर मान चुका था, जिससे वह काफी हद तक अच्छे ढंग से काम करता था। लेकिन जब इंस्टेंटली कुछ घटना हो जाता है, जिससे बहादुर भी डर चुका रहता है, और किशोर उसके बात पे उसके मम्मी और पापा को गाली देने लगता था, जिसके कारण वो बहादुर भी अब से थोड़ा सा गलती ज्यादा होने लगता है, पर वह घर छोड़ के भाग जाता है। लेकिन जब बहादुर चला जाता है, नहीं आ पाता है, तब जाके लेखक के परिवार को लगता है कि अब ऐसा नौकर हमें नहीं मिलेगा, और इसने बहुत ज्यादा सुख दे के चला गया। इसीलिए लेखक को परिवार को लगता है कि अब ऐसा नौकर नहीं मिल जाएगा, जिसके कारण उससे पश्चाताप होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू। नेक्स्ट सवाल ये है कि सॉरी, अब थोड़ा सा ध्यान रखो यहाँ पे सवाल जो है। चलिए बाबू, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। परंपरा का मूल्यांकन का लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। आप इसको याद रखोगे, परंपरा के लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा जी हैं। ठीक है, परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, लेखक में सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा अपने निबंध परंपरा के मूल्यांकन में समाज के साहित्य और परंपरा के सामरिक संबंधों में संवैधानिक एवं व्यवहारिक मीमांसा की परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए ज्यादा आवश्यक है जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग लकीर के फकीर नहीं, जो रूढ़िवादी प्रक्रियाओं को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करते हैं, उनके लिए साहित्य की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक साहित्य की जानकारी नहीं होगा तब तक उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए उनको ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू। नेक्स्ट सवाल है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभा का भूमिका स्वीकारते हुए लेखक के किन खतरों को आगाह किया है। तो साहित्य में रामविलास शर्मा जी के अनुसार साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों को भूमिका का निर्माण किया है। प्रतिभाशाली मनुष्य की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की संभावना बनी रहती है। कला पूर्णतः निर्दोष नहीं हो सकता। कला जो होता है, आर्ट्स जो होता है, पूर्णतः निर्दोष नहीं होता, कुछ ना कुछ उसकी भी गलतियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं बाबू। हम जीत मैं निरखत हूँ, बिरजू महाराज के हैं। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज की हैं। इनसे मैं सवाल लेता हूँ, जीत मैं निरखत हूँ। ठीक है, मस्त सवाल है बाबू, आप सुनोगे तो अच्छा लगेगा आपको। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, ये सवाल हो सकता है आपसे पूछ दे कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया। तो बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय जब था उनके जब वो 9 साल के थे, तब उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उस समय वे इतने छोटा थे कि वह उनके यह दुख समझ में नहीं आया। उनके मरते ही बिरजू महाराज के परिवार में दुखद दिनों की शुरुआत हो गई। चाचा शंभू महाराज कर्ज लेकर खाना पीना और घर भर को गालियां देना, स्थिति इतनी दुखदाई थी कि बिल्कुल पैसा नहीं था पिताजी के 10वां और 13वीं करने के लिए। बिरजू महाराज को 2 प्रोग्राम तक करने पड़े। यह बिरजू महाराज के लिए जीवन का सबसे दुखद समय था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो बाबू। लखनऊ और इसको छोड़ दीजिए,
इसको मैंने भी टिक किया हूँ लेकिन उसको छोड़ दिया हूँ। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बिरजू महाराज अपना जज सबसे, देखो सवाल इसमें दो तरह से पूछे जाते हैं। पहले सवाल मैं सुना देता हूँ कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे। तो बिरजू महाराज की अम्मा लखनऊ घराने के बुजुर्गों की तारीफ कर उनके सामने उदाहरण दिया करती थी। उन्होंने ठुमरी अपनी अम्मा से ही सीखा था। ये सवाल इस तरह से नहीं लिखोगे बाबू, ये आप ज्यादा उलझ जाओगे, ठीक है। क्योंकि मतलब जब लेखक, ये आप उसको सरलता से जवाब दिया जा सकता है, तो इसमें जो किताब में लिखी है थोड़ा सा जटिल दे रखा है, आपको नहीं समझ में आ सकता है और हो सकता है एग्जाम में आप गलती कर दे। लेकिन यहाँ पे सुनोगे कि सवाल को मतलब कैसे हल करना है। तो बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज अपने अम्मा को मानते थे, क्योंकि जब भी आप किसी परफॉर्म करते थे या नाचते थे तो अपने अम्मा से पूछते थे कि माँ मुझ में कोई गलतियाँ तो नहीं हो रही है, सारा का सारा स्टेप, सारा का सारा कला और मेरी जो डांस करने की तरीका बाबूजी वाला है ना। तब अम्मा जी कहते थे कि पूरा का पूरा बेटा, पूरा का पूरा तुम्हारे अंदर अपने बाबूजी वाला गुण है। इसीलिए लेखक पंडित बिरजू महाराज अपने अम्मा को ही सबसे बड़ा जज मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे और उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताश्री थे। कौन थे बाबू, उनके पिताश्री थे। बिरजू महाराज की तालीम बाबूजी से ही मिली थी। उन्होंने बिरजू महाराज को गांधा बाधा और उत्कृष्ट स्वभाव के थे। अपना कष्ट किसी को समक्ष प्रकट जल्दी नहीं करते थे। वह कला प्रेमी थे। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तब उनकी बाबूजी का निधन हो जाता है। मतलब यूं मिला के कहिए कि उनके बाबूजी अच्छे इंसान थे और वह कला प्रेमी थे, वह किसी के लिए छुपा के नहीं रखते थे, ठीक है। आगे देखिए बाबू सवाल को, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। ये भी सवाल गजब का है। सवाल दोनों एक ही तरह का है लेकिन थोड़ा सा पलट दिया है, सुनिए कैसे। तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे, ठीक है। क्योंकि जब वो नाचते थे तो अपनी उनकी अम्मा देखती थी और वो अपनी अम्मा से हमेशा अपनी कमी और अच्छाइयों के बारे में प्रश्न किया करते थे और अम्मा जी पिताश्री से तुलना करके उनके निखार और सुधार लाने की प्रक्रिया को बताते थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखे बाबू, कह रहा है बिरजू महाराज, हाँ यहाँ सवाल है, यहाँ पे सवाल तो बहुत ज्यादा सवाल है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देते हैं बाबू नेक्स्ट चैप्टर से। अवनवियो किसका था, अशोक वाजपेयी का है। कौन है बाबू, अशोक वाजपेयी का है। अवनवियो किसका है, अशोक वाजपेयी का। तो चलिए, हर वर्ष अवनवियो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। तो हर वर्ष अवनवियो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है, जहां कभी कुछ समय के लिए पोप की राजधानी था। अवनवियो में हर वर्ष गर्मियों में फ्रांस और यूरोप के अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में नाट्य प्रस्तुत के साथ गायन और अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, अवनवियो के बारे में प्रकाश डालें। अवनवियो रोन नदी के किनारे, दूसरा सवाल है बाबू, अवनवियो रोन नदी के किनारे अवस्थित कला केंद्र है। इसका स्वतंत्र नाम है अविनवियो अर्थात अविनवियो का नया गांव। दरअसल यह फ्रांस के शासक पोप के गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनाया गया था बाबू। नेक्स्ट सवाल देखोगे बाबू, ला शत्रुंजा क्या है और वहाँ कहाँ अवस्थित, आजकल उसका उपयोग क्या हो रहा है। तो ला शत्रुंजा शासकों द्वारा फ्रेंच शासकों द्वारा निर्मित एक ईसाई मठ का नाम है। ला शत्रुंजा यह रोन नदी के दूसरी ओर अविनवियो अर्थात अविनवियो का नया गांव को कहना चाहिए, नई बस्ती अवस्थित है। यह केंद्र इन दिनों रंगमंच लेखन कार्य से जुड़ा हुआ है। रंगारंग कर्मी और रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटक आदि वहां पर आते हैं और अपने पुराने ईसाई संतों से चैम्बर से कुछ अवधि के लिए रहकर सारा समय अपना रचनात्मक कार्य में बिताते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ये सवाल यहाँ तक ठीक है। चलिए बाबू, कह रहा है लेखक को नदी के तट पर किसकी याद आती है। तो लेखक को नदी के तट पर विनोद कुमार शुक्ल के याद आता है, ठीक है। इसको जोड़ के लिए आप लिख लीजिएगा। मछली, चलो हम अब लिखते हैं मछली में है विनोद कुमार शुक्ल का लिखा हुआ है। मछली कहानी किसने लिखी, तो विनोद कुमार शुक्ल ने लिखी है बाबू, ठीक है। चलो, तो आप कह रहा है कि मछली और दीदी में क्या समानता है।
अब मछली और दीदी में क्या समानता है यार, स्पष्ट करता हूं मैं बाबू। आदमी की चपेट में सॉरी लाइन कट गया बाबू, ठीक है।